अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ और विशेषताएं जानने के बाद, इसका नेचर जानने के बाद हम इस क्लास में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब बने, किस किस तरह से शुरुआत में इनका किस तरह का नेचर रहा, कौन कौन सी संधि के द्वारा या कौन कौन से देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की दिशा में कार्य किया, या किन किन संधियों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है, या कौन कौन से विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रोत्साहित किया या अपनी तरफ से कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए कि इस तरह से देशों का संगठन होना चाहिए। तो इस दिशा में हम जो चर्चा करेंगे वो मुख्य रूप से एक तो वेस्टफेलिया सम्मेलन 1648 में हुआ, फिर वियना कांग्रेस के अंतर्गत दो संघ बनाए गए, पवित्र मैत्री संघ और चतुर्मुखी मैत्री संघ। फिर बाद में पंचमुखी संघ बन गया था। और हेग कॉन्फ्रेंसेस, एक सम्मेलन जो हुए थे, दो सम्मेलन हुए थे, तीसरा सम्मेलन होना था लेकिन 1914 में डिसाइड किया गया था, बाद में बढ़ा के इसको 1915 में निर्धारित कर दिया था। लेकिन उस टाइम तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। पेरिस सम्मेलन जो पहले विश्व युद्ध के बाद हुआ, जिसके बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ये जो दो संगठन हैं, राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। राष्ट्रसंघ के लिए जो अगली यूनिट हो पूरी राष्ट्रसंघ के लिए ये कि राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से इसने क्या क्या कार्य किए, कहाँ इसमें कमी रह गई थी जिस वजह से ये असफल हुआ, और इसकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी, उसके लिए पूरा डिस्कस एक अलग लेक्चर होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए तो बाकी सारा सिलेबस ही संयुक्त राष्ट्र संघ पर निर्धारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मेन ऑर्गन्स अलग अलग पढ़ेंगे, उसकी स्पेशलाइज एजेंसी अलग अलग पढ़ेंगे, उसकी अचीवमेंट अलग अलग पढ़ेंगे, उसमें रिफॉर्म क्या क्या किया जाना चाहिए वो पूरा पढ़ेंगे। तो हमारी इस क्लास में हम यहीं तक करेंगे, वेस्टफेलिया वियना एक सम्मेलन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संगठनों की बात करेंगे। तो यहीं तक हम सीमित रहेंगे। इन दो संगठनों के बारे में आगे की यूनिट्स में पढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि विश्व के इतिहास को देखते, देशों के इतिहास को, तो पहले बड़े बड़े साम्राज्य होते थे। उन साम्राज्यों में पहले देश निर्धारित नहीं थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे। तो रोमन साम्राज्य उनमें एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ही दुनिया में राष्ट्र राज्य बनने शुरू हुए। जिस रूप में आज हम देशों को देखते हैं या राज्यों को या राष्ट्र को देखते हैं, उनकी शुरुआत 1648 की वेस्टफेलिया संधि हुई थी, शांति समझौता हुआ था, यह वार्ता हुई थी, उसके बाद ही हुई थी। रोमन साम्राज्य पतन के बाद देशों में काफ़ी लड़ाइयाँ आपस में लड़ाइयाँ रहने लगी। तो लड़ाइयों को रोकने के लिए सब देश एक दूसरे देश पर कब्जा करना चाहते थे, अधिकार जमाना चाहते थे, उनकी अपनी सीमाओं में वृद्धि करना चाहते थे। तो एक युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी, ऐसी स्थिति थी। तो इस संधि के द्वारा देशों ने निर्धारित किया भाई ये युद्ध वगैरह ख़त्म होने चाहिए और डिसाइड होना चाहिए कि देश आपस में व्यवहार कैसे करेंगे, एक दूसरे को प्रभुसत्ता को मान्यता दें, एक दूसरे की टेरिटरी का सम्मान करें, भाई ये इसकी सीमाएं हैं, हम इनको उल्लंघन नहीं करेंगे। तो एक 30 वर्षीय युद्ध चला हुआ था यूरोप में, और हमने पहले ही बताया कि उस टाइम पर सारी जो गतिविधि थी, जो हम पढ़ते हैं ये सारा पॉलिटिकल हिस्ट्री जो उस टाइम की, वो वेस्टर्न यूरोप के कुछ देशों की ही पढ़ते हैं, क्योंकि वही मेन प्लेयर थे, मेजर जो रोल अदा करते थे। चाहे लड़ाई होती थी, चाहे संधि होती थी, चाहे समझौते होते थे, उसमें वेस्टर्न यूरोप के 4-5 देशों का ही नाम आता है। रोमन साम्राज्य पतन के बाद जो मुख्य शक्तिशाली देश बनकर उभरे थे राष्ट्र राज्य के लिए, जिसमें ब्रिटेन का नाम आता है, पर्शिया का नाम आता है, ऑस्ट्रिया का नाम आता है, रूस का नाम आता है। और फिर बाद में 1819वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में फिर जर्मनी और इटली, ये दो देश
भी महत्व, एक फ्रांस का नाम आता है, और फिर ये दो देश भी महत्वपूर्ण देश बनकर जिनका एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन हुआ, और ये भी शक्तिशाली देश बने। तो 6-7 देशों के इर्द गिर्द पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घूमती थी, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो योगदान था वो इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि और देशों का इसमें लिंक नहीं था। और फिर बाद में 19वीं शताब्दी के बाद में तो फिर इनको ज़्यादातर देशों को गुलाम बना लिया था, एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को। और अमेरिका एक आइसोलेट की पॉलिसी अपनाता था, वो विश्व राजनीति में इंटरफेयर नहीं करता था। उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही इंटरफेयर उसका शुरू हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंटरफेयर। उससे पहले वो अलगाव की नीति, वो अलग रहता था यूरोप के झगड़ों से, खासकर जो यूरोप में झगड़े होते थे इनसे अपने आप को अलग रखता था। तो रोमन साम्राज्य पतन के बाद जो देशों में अव्यवस्था फैली, तो उस युद्ध को समाप्त करने के लिए संधि की गई। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। जिस राष्ट्र राज्य को हम देखते हैं आज, उसका उदय उस संधि के बाद हुआ था, जिसके पास प्रभु सत्ता होनी चाहिए। प्रभु सत्ता को स्वीकारिता दी गई थी, यानी कि माना गया था कि एक देश में जो सरकार है, जो राजा है, उसकी उस क्षेत्र में पूरी प्रभु सत्ता, यानी कि उसके सारे निर्णय खुद करेगा, उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो आज भी हम इस नियम को मानते हैं कि किसी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की, इंटरफेयर करने की मनाही है, यानी कि उसको उचित नहीं माना जाता, उसका विरोध किया जाता। तो ये नियम उसी दिन से, उसी संधि से ही निर्धारित हो गया था। राष्ट्र राज्य रहेंगे, अपने अपने देश रहेंगे, उनकी फिक्स बाउंड्री होगी, दूसरा देश उनका सम्मान करेगा और उसकी अपने क्षेत्र में पूर्ण प्रभुसत्ता होगी। तो इस तरह से जो उस राजनीति, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी जो हम पढ़ते हैं, वो भी वेस्टफेलिया से ही हम उसकी शुरुआत मानते हैं। जिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम आज पढ़ना शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत हम उसी ईस्ट वेस्टफेलिया की संधि से ही मानते हैं, क्योंकि इससे पहले राष्ट्र राज्यों का वो रूप नहीं था जो आज देखने को मिलता है। और इससे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की शुरुआत हो गई थी पहली बार। उससे पहले जो रिलेशन होते थे वो बाइलेटरल होते थे, द्विपक्षीय होते थे, कूटनीति के माध्यम से साजिशें होती थी, अपने हितों को पूरा करने के लिए गुप्त संधियाँ होती, तो इस तरह की बातें होती थी। तो वेस्टफेलिया के बाद पहले कई देशों के प्रतिनिधि आकर मिले थे। उन्होंने आपस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार के नियम निर्धारित किए थे कि भी देशों को एक दूसरे देश के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और उस टाइम पे मोनार्की थी, एक इनका ये भी चिंता थी, ज़्यादातर जो थे वो मोनार्क थे, यानी कि राजतंत्र थी, राजा थे, और वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे। और ये भी निश्चित करना चाहते थे कि एक राजा को हटाने का प्रयास ना किया जाए, बल्कि एक राजा के खिलाफ विद्रोह हो तो दूसरा राजा उसकी मदद करता था, क्योंकि वही विद्रोह कुछ दिन बाद उसके भी देश में हो सकता है। तो इस तरह राजा आपस में अपनी राजशाही को बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे, और उसके लिए भी वो शांति स्थापित करना चाहते थे, समझौते करते थे। तो वेस्टफेलिया का तो ये बहुत ज़्यादा महत्व है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देशों के बीच में नियम बनने शुरू हुए कि आपस में देशों का व्यवहार जो है उसके क्या नियम होने चाहिए। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण है वियना कांग्रेस, जो 1815 में हुई थी। ये इसका होने का कारण था कि नेपोलियन, फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन शासक बना, कई सालों तक शासक रहा फ्रांस का, और उसने यूरोप के नक्शे को बदल दिया। नक्शे को बदलने का मतलब कि उसने यूरोप के कई देशों को जीत लिया, क्योंकि वो भी सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, पूरी दुनिया पर अपना राज जमाना चाहता था। हालांकि फिर बाद में वाटरलू की जो लड़ाई हुई, उसमें ब्रिटेन और कई देशों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। लेकिन उसके बाद फिर इन देशों को ये चिंता हुई, भाई इस तरह तो कोई भी एक शासक आ जाएगा और वो ताकतवर बन जाएगा कोई देश, और फिर वो सबकी सिक्योरिटी को या सुरक्षा को खतरे में डाल देगा और युद्ध को बढ़ावा देगा। तो क्यों न एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि भविष्य में कोई देश इतना ताकतवर ना हो कि वो दूसरे देशों को जीत सके, या एक इस तरह का सपना देख सके कि वो पूरी दुनिया को जीत सके।
तो इस तरह से किसी भी देश को ताकतवर बनने के से रोकने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए और अपनी मोनार्की को बचाने के लिए इन कुछ उद्देश्यों को लेकर वियना में कई देश फिर इकट्ठे हुए थे। उसमें भी यही महत्वपूर्ण देश थे, रूस था, पर्सा था, ऑस्ट्रिया था या फ्रांस था। जो महत्वपूर्ण देश थे इंग्लैंड था। तो यही देश ने वियना कांग्रेस की थी। वियना कांग्रेस के जो उद्देश्य थे, एक तो नेपोलियन के पतन के बाद एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना कि भविष्य में शांति स्थापित रहे। और ये बात फिर मैं कहता हूँ कि ये बात वेस्टर्न यूरोप से संबंधित थी, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द ये सारी राजनीति घूमती थी। विवाद जो थे देशों के बीच में वो उनको निपटाना चाहते थे। भी टेरिटरी को लेकर विवाद था या किसी और मुद्दे को लेकर विवाद था, तो उस विवाद को निपटाया जाए और शांति स्थापित की जाए। और इन्होंने एक शक्ति संतुलन के सिद्धांत को उभर कर आया वियना कांग्रेस के बाद। और बहुत आइडियल फॉर्म में ये 1870-80 से लेकर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो विश्व में जो शांति बनी रही, उसका एक मुख्य कारण ये सिद्धांत था, शक्ति संतुलन सिद्धांत, जिसको बोलते बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि बैलेंस कर दी गई। इस सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि एक देश को ज़्यादा ताकतवर ना दिया जाए। इसके लिए क्या किया जाए कि कई देशों के पास बराबर की शक्ति हो। अगर 4-5 देश बराबर के ताकतवर होंगे तो कोई देश ऐसा नहीं सोच पाएगा कि वो दूसरों पर हमला कर सके, क्योंकि बराबर की ताकत होगी, उसमें हार भी सकता हो और उसको नुकसान भी हो सकता है। एक देश को ताकतवर कोई बनने लगे तो उसको रोका जाए, ज़्यादा ताकतवर उसको होने ना दिया जाए, चाहे इसके लिए दूसरे देशों को मिलकर भी प्रयास करने पड़े, तो इसके लिए उसको रोक दिया जाए ज़्यादा ताकतवर बनने से, और किसी को कमज़ोर होने से भी रोक दिया जाए, जो प्लेयर हैं, मुख्य प्लेयर, क्योंकि कोई कमज़ोर होगा तो दूसरा उस पर आसानी से हमला करने की सोचेगा। तो इस तरह से यदि कई ताकतवर देश होंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो फिर ये खतरा नहीं रहेगा कि ज़्यादा युद्ध हो या कोई कब्जा करने की सोचे। तो इससे शांति स्थापित रह सकती है। शांति स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग अलग सुझाव सुझाए जाते हैं राजनीति विज्ञानियों द्वारा। जैसे उसमें एक बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति संतुलन, एक सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कि कोई शांति भंग करे तो सब मिल के उसको रोकें, और एक सबसे ऊपर फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट कि एक वर्ल्ड लेवल पर ऐसी गवर्नमेंट स्थापित हो जाए कि सबके देशों के व्यवहार को रेगुलेट कर सके। वो तो खैर अभी संभव नहीं है, लेकिन शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा पर मुख्य जोर दिया जाता है। और शक्ति संतुलन का टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले आइडियल टाइम था। अब सामूहिक सुरक्षा के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो बाकी सभी देशों को मिलकर उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, जैसे यूएनओ के माध्यम से आजकल ऐसा किया जाता है। तो इन उद्देश्यों के साथ और एक महत्वपूर्ण और उद्देश्य था, मैंने पहले बताया कि वो राजा थे, अपनी राजतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते थे, विद्रोह को दबाना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पर जनता में धीरे धीरे ब्रिटेन में जो मोनार्की थी उसको चैलेंज किया जाने लगा था, और धीरे धीरे फिर वो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि संवैधानिक राजतंत्र, कहने को तो राजतंत्र था लेकिन राजा की शक्तियों को धीरे धीरे सीमित कर दिया गया था। तो इस तरह से वो अपनी राजशाही को बचाना चाहते थे। इसके लिए वो ऐसा प्रबंध करना चाहते थे कि आपस में एक दूसरे की मदद वो कर सके। एक यूरोपियन सिस्टम, एक व्यवस्था की शुरुआत, एक कंसर्ट सिस्टम शुरुआत हुआ, एक किस्म से एक सहमति बनी। जैसे आजकल कंसर्ट का मतलब कोई संगीत प्रोग्राम होता है उसको कंसर्ट नाम दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ यूरोपियन कंसर्ट था, यहाँ यूरोप के देश इकट्ठे हुए थे एक जगह पर, और उनकी आपस में सहमति बनी थी आपसी व्यवहार के लिए, युद्धों को रोकने के लिए, विवादों का निपटारा करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देशों के आपसी संबंधों के नियम निर्धारित करने के लिए कुछ सहमति बनी थी, और इसी व्यवस्था के तहत कंसर्ट सिस्टम के तहत ही 2 संधियाँ की गई थी। एक तो पवित्र मैत्री संधि, इसको होली अलायंस बोलते हैं। इसमें रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ये 3 मुख्य देश थे जिनमें भाग लिया। उस टाइम का जो महत्वपूर्ण चौथा देश था वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन ने मना कर दिया, क्योंकि ये लोग लिबरलिज्म को, उदारवादी विचारों को, आंदोलनों को जो अधिकारों के लिए होते हैं उनको दबाना चाहते थे,
ये राजशाही को कायम रखना चाहते थे और ये कहते थे कि सभी राजा आपस में भाई हैं और यदि एक राजा के विरुद्ध विद्रोह होता है तो दूसरे राजा को उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह ये उदारवादी विचारों को दबाना चाहते थे, अपनी राजशाही या तानाशाही को कायम रखना चाहते थे। लेकिन उस टाइम तक ब्रिटेन में उदारवादी विचार बढ़ने शुरू हो चुके थे और धीरे धीरे राजा की शक्तियों को पार्लियामेंट द्वारा कम किया जा रहा था, इसलिए ब्रिटेन इस अलाइंस में शामिल नहीं हुआ, जिस वजह से ये अलाइंस कोई ज़्यादा एक्टिव भूमिका नहीं निभा पाया। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा संगठन और बना, इसको चतुर्मुखी यानी कि 4 देशों का ये संगठन था, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और पर्सा यानी कि 3 ये देश और इंग्लैंड भी इसमें शामिल हुआ। तो ये संगठन बना और फिर कुछ दिन बाद फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया और फ्रांस के शामिल होने के बाद 1818 में फ्रांस इसमें शामिल हो गया था। उसके बाद फिर इसको पंचमुखी संघ के नाम से जाना जाने लगा। ये संघ बस यही डिस्कस करते थे, इनमें यही एक पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में हम इनको देखते हैं कि आपस में व्यवहार कैसे करना है, एक दूसरे को आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना है या टेरिटरी का सम्मान करना है या युद्धों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है। तो इस तरह से 2 संगठन कंसर्ट सिस्टम से निकल कर आए थे जो बाद तक काम करते रहे थे। ये कंसर्ट सिस्टम 2 चरणों में चला था, पहला 1815 से 1860 तक और दूसरा 1880 से 1914 तक। पहला जो चला था उसमें यही देश मुख्य थे, ये 5 देशों की भूमिका रही थी पूरे सिस्टम में, यानी कि उस टाइम पर व्यवस्था को बनाए रखने में इन्हीं देशों ने भूमिका निभाई थी, इन्हीं के बीच में समझौते, संधियाँ, वार्ता होती थी। लेकिन फिर जो दूसरा चरण, तो पहले चरण में यही मुख्य भूमिका निभाती थी, लेकिन दूसरा जो चरण आया उसमें उस टाइम तक जर्मनी और इटली का एकीकरण हो चुका था, यूनिफिकेशन हो चुका था और इन्होंने भी यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना अपना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस सम्मेलन के तहत और इस दौरान एक और बात हुई थी, इस पहले चरण में 1848 में रिवॉल्यूशंस हुई थी, क्रांतियाँ हुई थी यूरोप के बहुत सारे इन देशों में जहाँ पर ये राजशाही थी। ये क्रांतियाँ जैसे पिछले कुछ समय में अरब देशों में हुई थी, रिवॉल्यूशन हुई थी, तो इसी तरह 1848 में अरब यूरोप के देशों में भी क्रांतियाँ हुई थी। उनकी मांग यही थी कि उदारवादी शासन हो, राजशाही को ख़त्म किया जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जाए, उनको ज़्यादा अधिकार दिए जाए। लेकिन वो क्रांतियाँ सफल नहीं हो पाई ज़्यादा और यूरोप के नक्शे को बदलने में ज़्यादा कामयाब नहीं रही। उनको इन राजाओं ने दबा दिया, मिलकर उनका दमन कर दिया, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन क्रांति दबा दी गई। लेकिन वो भावनाएं फिर भी चलती रही, बढ़ती रही और फिर बाद में आज जैसे देखते हैं कि यूरोप के सभी देशों में राजशाही समाप्त हो चुकी है और लोकतंत्र आ चुका है। तो इसी में वियना कांग्रेस के तहत कई सम्मेलन हुए थे। एक्सला चैपल, ये अलग अलग जगहों के नाम है जिनके नाम पर उस सम्मेलन का नाम है। ट्रोपो कांग्रेस हुई, लाइबाज कांग्रेस हुई और वेराना कांग्रेस हुई। तो ये कुछ कांग्रेसी, यानी कि कांग्रेस एक सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस के रूप में बोला जाता है। तो ये सम्मेलन हुए जिसमें नए नए नियम निर्धारित अपने करते रहे व्यवहार के और आपस में जो मल्टीलेटरल, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो आधार है कि मल्टीलेटरल आधार पर, यानी कि बहुपक्षीय आधार पर देशों के बीच में वार्ता हो, देशों के बीच में समझौते हों, तो वो एक शुरुआत हो चुकी थी। वियना कांग्रेस के बाद ये सामान्य बात हो चुकी थी कॉन्फ्रेंसेस होना, और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती थी। देश अपने व्यवहार के नियम निर्धारित करते रहते थे। तो ये तो 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा फिर हेग सम्मेलन, हालांकि ये सम्मेलन कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन्होंने स्थापित नहीं किया, लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो पहले उस टाइम पर युद्ध बहुत होते थे, युद्ध आज भी होते रहते देशों में छोटे, लेकिन उस टाइम पर बहुत सारे युद्ध होते रहते थे और युद्ध बंदियों के साथ युद्ध में अमानवीय व्यवहार बहुत किए जाते थे। युद्ध बंदी कोई आगे उनको यातनाएं देना या आम आदमी को भी युद्ध में उनको भी नुकसान पहुंचाना या कोई जहरीली गैस
छोड़ना, किस तरह के ऐसे हथियार जो बायोलॉजिकल या केमिकल्स वेपन जो युद्ध किए जाते थे, तो उनसे संबंधित उन चीज़ों को रोकने के लिए हेग सम्मेलन किए गए थे, उनसे संबंधित नियम निर्धारित किए गए थे और उन्हीं नियमों को आज भी सारे देश फॉलो करते हैं। आज भी हेग सम्मेलन में जो निर्धारित किए गए थे उन्हीं के अनुसार व्यवहार देश करते हैं युद्ध से संबंधित, कि युद्ध जो होगा मुख्य रूप से युद्ध के नियम क्या होने चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए, युद्ध बंदी अगर कोई बनाया जाता है उसके साथ कैसे नियम किए जाने चाहिए, कोई युद्ध में पकड़ा जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार, कोई सैनिक पकड़ा जाता है या कोई सिविलियन पकड़ लिया जाता है तो उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, युद्ध में केमिकल्स वेपन्स वगैरह यूज नहीं होने चाहिए। तो जो युद्ध के नियम या युद्ध बंदियों से या निशस्त्रीकरण से संबंधित जो नियम थे वो निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। एक से बहुत सारे समझौते किए गए थे। 2 सम्मेलन हुए थे, 1899 में और दूसरा 1907 में। तीसरा सम्मेलन नहीं हो पाया। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि वो निर्धारित किया गया था 1914 में, फिर इसको 1915 में कर दिया था, लेकिन उस टाइम तक विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और विश्व युद्ध शुरू होने के बाद फिर ये कॉन्फ्रेंसेस नहीं रही। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रसंघ के एक नए संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये सम्मेलन हमने बता दिया। इसके बाद फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि, इसको राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। राष्ट्रसंघ की स्थापना हम अलग से पूरी क्लास होगी इस पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए फिर बाकी अपने पूरे सारी क्लासेस यूएनओ पर ही आधारित रहेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ पर ही आधारित रहेंगी। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक संगठन बने जो राजनीतिक संगठन नहीं थे, आपस में टेक्नोलॉजिकल आधार पर, क्योंकि जैसे धीरे धीरे जैसे डाक तार की व्यवस्था विकसित हो गई, टेक्नोलॉजी विकसित होती चली गई, या फिर और विषयों पर भी सोचना शुरू किया, जैसे कृषि के विकास पर या स्वास्थ्य के विकास पर, या आपस में जानकारी शेयर करना मौसम से संबंधित, तो उन सब से संबंधित आपस में कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बने थे। जैसे इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ, डाक से संबंधित जो सेवाएं हैं आपस में साझा की जाए या एक दूसरे को मदद की जाए। अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान, कृषि के क्षेत्र में जानकारी इकट्ठी की जाए या देशों की मदद की जाए, तो इस आपस में सहयोग किया जाए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सुधार के लिए। तो ये कृषि संगठन, ये 2 बार लिख दिया, यही जो संगठन थे। इसके अलावा तार, अंतर्राष्ट्रीय तार यूनियन जो था, तार ऑर्गेनाइजेशन जो था, टेलीग्राफिक, उससे संबंधित भी संगठन बने और कई क्षेत्रों में ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संगठन बने थे। ये भी देशों के एक किस्म से एक संगठन का ही रूप है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। तो इस तरह से वेस्टफेलिया से शुरू होकर और वियना कांग्रेस और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि पेरिस कॉन्फ्रेंस और फिर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, जिससे यूएनओ की स्थापना। तो इस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विशेषता में बता चुके, संगठन है लेकिन राज्य के लिए आज भी राज्य जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो अपने हितों को देखकर अपने लेवल पर निभाते हैं। यूएनओ बना हुआ है लेकिन ज़्यादातर विवाद आज भी देशों द्वारा अपने आप सुलझाए जाते हैं। यूएनओ के माध्यम से विवाद बहुत सारे नहीं सुलझते। कश्मीर विवाद है या अरब इजराइल विवाद है, बहुत सारे विवाद हैं जो यूएनओ के माध्यम से नहीं सुलझाए जा सकते, नहीं सुलझते। आज भी देश अपनी प्रभुसत्ता अपने पास रखते हैं और अंतिम निर्णय खुद अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास। हाँ, इसके अलावा एक बात और रह गई, कुछ विचारक और हुए हैं जिन्होंने, जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, कुछ विचारक हैं जिन्होंने आइडियाज़ दिए थे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने चाहिए, किस किस तरह के कुछ आइडिया। हालांकि यूरोप के ही विचारक थे, यूरोप के देशों को ही एकत्रित होने की सलाह देते थे या अपनी राय देते थे। यूरोप में युद्ध की स्थिति रहती थी, युद्ध को रोकना चाहते थे, जिसमें पेरे डोबियस, एरिक क्रूज, सेंट पेरे
और जे रूसो और जर्मी बेंथम, ये कुछ नाम आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी नाम हो सकते हैं। पीरे डुबिस ने कही कि विवादों को सुलझाने के लिए, पहले विवादों को सुलझाने का क्या रास्ता था, सिर्फ युद्ध के माध्यम से ही विवाद सुलझाए जाते थे। लेकिन पीरे डुबिस ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट बनाओ, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाओ और जिसके माध्यम से विवादों को सुलझाया जाए, जैसे देश के अंदर न्यायालय होते हैं। एरिक क्रूज ने कहा कि चाइना, इंडीज और पर्शिया से मिलाकर और कुछ और देशों को मिलाकर एक वर्ल्ड कोर्ट बनाई जाए और उसको एक वर्ल्ड असेंबली भी बनाई जाए और उनको इतनी पावर दी जाए, उनको मिलिट्री पावर भी दी जाए, यदि कोई उनकी बात ना माने, उसके फैसले को ना माने तो उसको ज़बरदस्ती लागू करवाया जाए। तो इस तरह की जो आइडिया है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइडियाज़ होता है, विश्व सरकार कैसे स्थापित की जाए। आज भी कुछ विचारक आइडिया देते कि जैसे देश के अंदर सरकार है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन कोई देश अपनी प्रभुसत्ता छोड़ने को तैयार नहीं, उसको सुप्रीम मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ये विचार फिलहाल प्रैक्टिकेबल नहीं लगता। सेंट पियरे ने भी कहा कि सभी मोनार्की को जैसे राजा चिंतित है, उसने भी कहा कि मोनार्की को बचाए रखने के लिए सभी देशों को आपस में, सभी राजाओं को अपने आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक कोई संगठन स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की टेरिटरी का सम्मान करना चाहिए, यानी कि उसके टेरिटरी को चेंज करने की, उस पर हमला करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसके किसी भाग को अपने देश में मिलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, शांति स्थापित करने के लिए। रूसों ने भी यह आइडिया दिया था कि यूरोप के जो देश हैं उनको मिलकर अपना एक संगठन बनाना चाहिए ताकि युद्ध वगैरह समाप्त किए जा सके। और जर्मी बेंथम ने इंटरनेशनल लॉ के बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसने एक बुक भी लिखी थी। उसने कहा था कि युद्धों को रोकना है तो आपको एक तो डिफेंस एग्रीमेंट करने चाहिए, सुरक्षा के समझौते होने चाहिए देशों के बीच में, उपनिवेशवाद समाप्त होना चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि शस्त्रीकरण भी युद्धों को बढ़ाता है, जिसके बाद ज़्यादा हथियार होंगे और ज़्यादा ताकतवर मानने लग जाएगा और वो लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि उनके विवादों को किसी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जाए, युद्धों के माध्यम से उनको सुलझाया नहीं जाए। तो ये कुछ विचारकों के भी नाम आते हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में अपने एक वैचारिक आधार उसको प्रदान किया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे स्थापित होने चाहिए। तो इस तरह से ये उत्पत्ति और विकास हुआ है हमारा। और अब आगे जो हम पढ़ेंगे और जो इसका ये पोर्शन है राष्ट्र संघ की पूरी यूनिट है हमारी कि कैसे इसकी स्थापना हुई, किस तरह से इसके फंक्शंस रहे, स्ट्रक्चर, सक्सेस और फेलियर्स, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।